करें शुरू क्या? व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिनिश हो गया था ना? वेरी गुड। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और लगभग है ना एसएससी के एचएसएससी के हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे। आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा? 1857 की क्रांति, और बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे कि दिल्ली में नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, सैनिकों का नेतृत्व वक्त खां कर रहे थे, और उस विद्रोह को दबाने का काम हडसन ने किया। झांसी में ह्यूरोज मतलब ने ना उस विद्रोह को दबाने का काम किया। लखनऊ में कैंपबेल ने दबाने का काम किया विद्रोह। मतलब आजकल है ना एग्जाम में थोड़े सिंपल लेवल को छोड़कर बड़े लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो थोड़ा सा लेवल कैसा भी हो, हमें है ना हर लेवल के हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ना होगा। और सबसे जरूरी बात होती है कि जब भी आप है ना, जैसे यहाँ पर आपने 1857 की क्रांति पढ़ ली, फिर है ना कोई भी ल्यूसेंट वगैरह की बुक ले लो, उससे उठाकर देखो कि सर ने कराया, उसके बाद कोई क्वेश्चन आपका रह तो नहीं गया। उससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से उठते हैं। कोई रह गया हो तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। पूरी कोशिश रहती है कम से कम 8-10 बुकों से टॉपिक तैयार करने की, ताकि कोई क्वेश्चन ना बचे, हम एडिशनल जानकारी बच्चों को दे पाए। तो 1857 की क्रांति है ना, अंग्रेजों ने ना शासन है ना 3 पार्ट में किया था। एक तो 1600 से लेकर 1757, एक 1757 से लेकर 1858, और एक 1858 से लेकर 1947। अंग्रेजों का जो भारत में शासन है ना, वो कितने पार्ट पर चला था? 3 पार्ट पर चला था। जब मैंने भूमि का स्थायी बंदोबस्त पढ़ा रहा था, रैयतवाड़ी पढ़ा रहा था, तब मैंने कहा था रियल शासन उनका 1757 से 1813, 1813 से 1858, और 1858 से 1947 तक चला। और लेकिन रियल में ना अगर अंग्रेजों का शासन काल है कितने हिस्सों में डिवाइड है? 16 से 1757, 1757 से 1858, और 1858 से 1947। क्योंकि आपको पता है सन 1600 में किस कंपनी की स्थापना हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी बेटा? सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, जॉन मिल्टन हॉल पहला व्यक्ति था जो भारत आया, फिर रॉल्फ फिंच आया, फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस आया, फिर सर थॉमस रो आया। ठीक है, 2 अंग्रेज आए थे वो अकबर के दरबार में, और 2 अंग्रेज आए थे जहांगीर के दरबार में आए थे। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सन 1608 में कहां पर लगी थी? सूरत में लगी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। उन्होंने 157 साल है ना भारत पर क्या नहीं किया? शासन नहीं किया। ओनली भारत में क्या किया बेटा? व्यापार किया। क्या किया? ट्रेड किया। ठीक है, ओनली भारत में क्या किया था? व्यापार किया था। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हम बाहर से आने वाले इंसानों के साथ बेटा उतना अच्छा व्यवहार नहीं करते, ये सच्चाई होती है। ठीक है, कोई भी विदेशी अगर हमारे आता है ना, तो हम तो भावनाओं में बहकर विदेशियों से तो चलो ठीक है सम्मान करते हैं उनका, ठीक है, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। लेकिन रियल में क्या होता है, जो भारतीय है ना वो ब्रिटेन जा रहे हैं। आज आपको पता है आइलेट्स है ना, इतने ज्यादा लोग कर रहे हैं। कोई ब्रिटेन जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या उनका वहां पर सम्मान होता है? बिल्कुल भी उनका सम्मान है नहीं होता। वो हमें है ना उतनी इज्जत है नहीं देते। हालांकि हम है ना, ये भारत तो है ना वासुदेव कुटुंब, ये सभी को इज्जत करता है, लेकिन और कंट्री इतनी इज्जत है नहीं करती है, ये सच्चाई होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने ना 157 साल तक व्यापार किया ना, ठीक है, तो वो इतने अच्छे से शासन को वो केवल व्यापार करते थे भारत में, और भारतीय उनकी इज्जत भी नहीं किया करते थे, उतनी नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन करते थे। ठीक है, अब क्या हो गया, अंग्रेजों ने 1757 में आपको पता है कौन सा युद्ध जीत लिया?
प्लासी का युद्ध जीत लिया। अब वो व्यापार से है ना किस पर आ गई है, शासन पर आ गई हैं। तो 1757 से 1858 तक रियल में किसका शासन चला था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1858 के बाद है ना जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है ना वो किसके अधीन चला गया, क्राउन के अधीन चला गया या ताज के अधीन चला गया। यह शासन किसके अधीन चला गया बेटा, ताज के अधीन चला गया। बाद में यह शासन किसके अधीन चला जाएगा, ताज के अधीन चला जाएगा या क्राउन के अधीन चला जाएगा। तो अंग्रेजों ने शासन कितने पार्ट में किया, 3। सन 1600 से लेकर 1757, 1757 से लेकर 1858, 1858 से लेकर 1947। पहले जो फेज था उसमें उन्होंने व्यापार किया, दूसरे फेज में उन्होंने शासन किया, और तीसरे में प्यारे बच्चों ये शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो गया और सीधा शासन किसके अधीन चला गया, क्राउन के अधीन चला गया। अब बात आती है 1857 की। अगर मैं क्रांति की बात करूं ना, 1857 की क्रांति, तो 6th क्लास से आप यही पढ़ते आ रहे हो, चर्बी वाले कारतूस, यही पढ़ते आ रहे हो ना, ठीक है। लेकिन रियल में बेटा क्रांति के पीछे एक कारण नहीं थे, हजारों कारण थे जिनके कारण 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। क्रांति जब भी होती है ना तो उसके पीछे कभी भी एक कारण नहीं होता, उसके पीछे कई कारण होते हैं, और तात्कालिक कारण वो होता है जिसके जस्ट बाद क्रांति की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। आजकल आपने रिश्ते देखे होंगे, ठीक है, आजकल रिश्तों में ना आप देखोगे 2 या 3 महीने बाद ही ना तलाक की क्या आ जाती है, नौबत आ जाती है। किसी ने कारण जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो तलाक होता क्यों है, ठीक है। तलाक बेटा अचानक नहीं होगा, ठीक है। डाइवोर्स के केस है ना कोर्टों में भरे पड़े हैं, कारण बताता हूं क्यों होते हैं, ठीक है। पहले क्या होगी, वो अचानक मतलब उनका डाइवोर्स नहीं होता, पहले क्या होगी, बहू की सास के साथ अनबन शुरू होगी, फिर ननंद के साथ अनबन शुरू होगी, फिर मामला बढ़ता जाएगा, और अंत में ना जो तात्कालिक कारण होगा वो उसकी हस्बैंड के साथ लड़ाई होगी और उसके बाद डाइवोर्स होगा। अचानक तो नहीं हुआ ना। उसी प्रकार 1857 की क्रांति अचानक नहीं हुई, उसके पीछे है ना मतलब थोड़े थोड़े कारण बनते आ रहे थे। और चर्बी वाले कारतूस ने ना मतलब बारूद बिखरा पड़ा था, एक चिंगारी का क्या किया था, काम किया था, और चारों ओर क्या लग गई थी, आग लग गई थी। तो अब सबसे पहले इसका कारण है 1798 में एक संधि हुई थी, सहायक संधि। अब आप कहोगे गुरुजी क्रांति तो 1857 में हुई थी और आप बता रहे हो 1798 में सहायक संधि। तो सहायक संधि ने भी क्रांति के क्या बोए थे, बीज बोए थे। ये सहायक संधि क्या थी बेटा, इसमें एक अंग्रेजी सेना होगी। कौन सी सेना होगी, अंग्रेजी सेना होगी, और वो किसके दरबार में रहेगी, भारतीय राजा के दरबार में रहेगी। और उस सेना का जो सारा खर्चा है ना वो कौन उठाएगा बेटा, भारतीय राजा। बदले में ये सेना क्या करेगी, अगर उस राजा पर कोई दूसरा राजा क्या करेगा, आक्रमण करेगा, तो उसकी क्या करेगी, ये सहायता करेगी। अब अंग्रेजों के होते हुए कोई आक्रमण तो करने वाला था नहीं। अब पहले है ना अगर अंग्रेज है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वहां से सेना बुलाती, ब्रिटेन से सेना बुलाती, तो उनको सैनिक महंगे पड़ रहे थे ना, ब्रिटेन वाले तो पूरी फीस लेंगे, और भारतीय है ना उन्होंने क्या किया, उनको सारा का सारा खर्चा, अपनी सेना बुलाई, और उनका खर्चा अब कौन उठा रहे हैं, पहले तो खुद कंपनी उठाती थी, अब उनका खर्चा कौन उठा रहे हैं, भारतीय राजा। उनको फ्री में ना अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी क्या हो गई, सेना तैयार हो गई। और भारतीय राजा को स्टार्टिंग में ये उनकी चाल समझ नहीं आई, बाद में ना वो क्या हो गई, इस सेना से परेशान हो गई। तो ये ना मतलब सहायक संधि है ना ये शुरू की थी वेल्जली ने, और ये वही वेल्जली है जिसने 1804 में किस वध पर रोक लगाया था, शिशु वध पर रोक लगाया था। और वेल्जली है ना इसको सहायक संधि का जनक कहा जाता है। और सहायक संधि सबसे पहले लिख लो हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार की थी। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था, हैदराबाद के निजाम ने। लिख लो सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था बेटा, हैदराबाद के निजाम ने। सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था, हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। सहायक संधि को
सबसे पहले बेटा किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को क्या किया था? अडॉप्ट किया था या स्वीकार किया था। ठीक है, किसने किया था? हैदराबाद के निजाम। एक बार आया था बेटा, हरियाणा कभी भी किसके अधीन नहीं रहा? तो हरियाणा है ना मुगलों के भी अधीन था, हरियाणा अंग्रेजों के भी अधीन था, हरियाणा मराठों के भी अधीन था, लेकिन हरियाणा कभी किसके अधीन नहीं रहा? निजामों के अधीन नहीं रहा। ये क्वेश्चन आ चुका है, हरियाणा कभी भी किसके अधीन नहीं था? तो हरियाणा बेटा कभी भी निजामों के अधीन नहीं रहा। हरियाणा कभी भी किसके अधीन नहीं रहा था? हरियाणा कभी भी निजामों के अधीन नहीं रहा था। हरियाणा कभी भी किसके अधीन नहीं रहा था? निजामों के अधीन कभी भी हरियाणा नहीं रहा था। तो सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने इस संधि को सबसे पहले क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। ठीक है, अब सहायक संधि तो चलो ठीक है, इसके अलावा ना मतलब बहुत से क्या होते थे बेटा, जैसे सैनिक कारण थे। कौन से कारण थे? सैनिक कारण थे। कौन से कारण थे? सैनिक कारण। एक तो ना सैनिकों की ना उच्च पदों पर भर्ती नहीं होती थी। सैनिकों की उच्च पदों पर क्या नहीं होती थी? भर्ती नहीं होती थी। ठीक है, सैनिकों को किन पदों पर भर्ती नहीं होती थी? उच्च पदों पर भर्ती नहीं होती थी। भारतीय सैनिकों के किन पदों पर भर्ती नहीं होती थी बेटा? उच्च पदों पर भर्ती नहीं होती थी। भारतीय सैनिकों की किन पदों पर भर्ती नहीं होती थी? उच्च पदों पर भारतीय सैनिकों की क्या नहीं होती थी? भर्ती नहीं होती थी। ठीक है, अब है ना भारतीय सैनिक है ना, वो कितना भी अच्छा सैनिक हो ना, तो भी उनका पद क्या होता था? हमेशा नीचा होता था। एक उनको युद्ध लड़ने के लिए कहां भेजा जाता था? 7 समुंदर पार भेजा जाता था, और बदले में उनको ना अलग से वेतन नहीं मिलता था। ठीक है, एक तो उनको युद्ध लड़ने के लिए कहां भेजा जाता था? 7 समुंदर पार भेजा जाता था, और उसके बदले ना उनको एक्स्ट्रा वेतन नहीं दिया जाता था। तो सैनिक क्या थे? अंग्रेजों से नाराज थे ना। एक तो उनकी उच्च पदों पर भर्ती नहीं हो रही थी, एक उनको युद्ध लड़ने के लिए भारत से क्या भेजा जा रहा था? बाहर, अलग से क्या नहीं दिया जा रहा था? वेतन। और एक है ना सैनिकों का 1:5 होता था। एक अंग्रेजी सैनिक रहेगा और 5 क्या रहेंगे? एक अंग्रेज रहेगा सेना में, और 5 क्या रहेंगे बेटा? भारतीय सैनिक रहेंगे। और उन 5 सैनिकों पर शासन किसका होगा? इस अंग्रेज सैनिक का होगा। ठीक है, अब भारतीय है ना कोई योग्य सैनिक है ना, उस पर भी कौन शासन करता था? अंग्रेज सैनिक शासन किया करता था। ठीक है, तो सेना का अनुपात है ना 1:5 होता था। ठीक है, कई जगह 4 भी पढ़ते हैं। 1:4 या 5 सेना का क्या होता था? अनुपात होता था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बेटा, उसमें ना मतलब प्रधान कौन होता था? वो अंग्रेज। तो सारे भारतीय सैनिक क्या थे? नाराज थे। ये क्या था बेटा? कौन सा कारण? सैनिक कारण। अब बात आती है सामाजिक कारण। कौन से कारण? सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण की अगर मैं बात करूं ना, तो अंग्रेजों ने ना 1829 में किस प्रथा पर रोक लगा दी थी? सती प्रथा पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी। देखा जाए तो अंग्रेजों का ना ये बहुत अच्छा कदम था, लेकिन इससे भारतीय है ना क्या हो गए? अंग्रेजों से नाराज हो गए। क्योंकि भारत में ना पहले के टाइम में जो ब्राह्मण कहते थे ना, वही क्या होता था? कानून होता था। और ब्राह्मण कहते हैं कि अंग्रेज ना आज तो भारतीय धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज उन्होंने सती प्रथा को बंद कर दिया, कल को ना ये हमारे धर्म के साथ क्या करेंगे? खिलवाड़। तो ब्राह्मणों के कहने से ना जनता अंग्रेजों के क्या हो गई? खिलाफ हो गई। तो सती प्रथा पर रोक लगाना भी इस क्रांति का एक प्रमुख कारण था। फिर अंग्रेजों ने ना 1856 में अपनी गलती को सुधारते हुए किसको परमिशन दे दी? विधवा पुनर्विवाह, कि जो भी विधवा है ना वो क्या कर सकती है? रीमैरिज कर सकती है। इससे भारतीय है ना और ज्यादा क्या हो गए? नाराज हो गए। वो तो विधवा को मतलब पति की चिता के साथ जलाना चाहते हैं,
और अंग्रेज कह रहे हैं कि वो दोबारा क्या कर सकती है, शादी। तो सती प्रथा को रुकवाने में किसका योगदान था? राजा राम मोहन रॉय। और विधवा पुनर्विवाह के पीछे हाथ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इस टाइम अंग्रेज पूछे ना जिसने ये किया तो विलियम बेंटिक था, और इनके टाइम पूछे तो अंग्रेज कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं सामाजिक व धार्मिक सुधार करा रहा था तो ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा, याद हो तो आपको। ठीक है, तो अब कौन सा है? सती प्रथा पर रोक लगाया, ये भी सबसे बड़ा कारण था। एक अंग्रेजों ने किसको शुरू कर दिया? विधवा पुनर्विवाह। तो इससे भी भारतीय नाराज हो गए। अब क्या होता है, अंग्रेज एक नीति लेकर आए थे, लेप्स की नीति। कौन सी नीति बेटा? लेप्स की नीति। इसे हड़प के नाम से, हड़प पॉलिसी के नाम से या हड़प नीति के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जनक कौन होता था? डलहौजी होता था। और ये डलहौजी वही है बेटा जिसने रेलवे का पिता या रेलवे का जन्मदाता कहा जाता है। पहली ट्रेन आप पढ़ते हो ना, 24 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, वो भी हम पढ़ेंगे। हाँ, 16 अक्टूबर। ठीक है, सब दो बातें याद रखना। ठीक है, जो उसने ना दूरी कितनी तय की थी? 34 किलोमीटर की उस रेल ने क्या की थी? दूरी तय की थी। और कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी। पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से लेकर ठाणे। ठीक है, जब मैं ना भारत के गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगा ना, डलहौजी के शासनकाल में कौन कौन सी चीजें हुई उस टाइम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेप्स की नीति का जन्मदाता कौन होता था? और इस नीति को क्या कहा जाता है? हड़प की नीति। सुनना, ये नीति क्या थी? अगर पुराने टाइम में ना किसी राजा के कोई संतान नहीं होती थी ना, तो अंग्रेज कहते थे कि वो राजा है ना, वो पुत्र गोद नहीं ले सकता, और उसके अगर संतान नहीं है ना तो उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये कौन सी नीति थी? लेप्स की नीति। और लेप्स की नीति में ना एक बात ये भी कही गई कि अगर कोई राजा योग्य नहीं है ना तो भी उसके साम्राज्य को किस में मिला लिया जाएगा? अंग्रेजी साम्राज्य में। तो लेप्स की नीति के तहत सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था। इस नीति के तहत झांसी को भी मिलाया गया, और इस नीति के तहत अवध का तो नवाब होता था वाजिद अली शाह। ठीक है, और वाजिद अली शाह को ये कह दिया गया कि आप शासन करने में क्या नहीं हो? योग्य नहीं हो। तो इस लेप्स की नीति के तहत किन को मिलाया गया था? सतारा, झांसी, अवध को मिलाया गया था। लेप्स की नीति के तहत सतारा, झांसी और अवध को मिलाया गया था। लेप्स की नीति के तहत सबसे पहले पूछा गया था किसको मिलाया गया? सतारा को मिलाया गया था, झांसी और अवध। अवध के राजा पर किसका आरोप लगाया गया था? कुशासन का आरोप लगाया गया कि वो राजा है ना, वो प्रशासन को चलाने में क्या है? असमर्थ रहेगा। ठीक है, तो लेप्स की नीति समझ आई क्या थी? क्या थी बेटा? अगर किसी राजा के संतान नहीं है तो वो संतान गोद नहीं ले सकता, या किसी राजा पर किसका आरोप लगाया जाएगा? कुशासन का, कि वो शासन को ठीक तरीके से नहीं चला सकता। तो ये तीनों कौन से कारण थे? सामाजिक कारण। कौन से कारण थे? सामाजिक कारण थे। ठीक है, तो अब बात आती है, सैनिक कारण भी पढ़ लिया, सामाजिक कारण भी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे आर्थिक कारण। कौन से कारण? आर्थिक कारण। ठीक है, एक अंग्रेज है ना, भारत से बेटा कच्चा माल है ना, वो किस में खरीदते थे? सस्ते में खरीदते थे। और उस कच्चे माल को ना वो कहां ले जाते बेटा? ब्रिटेन ले जाते। और उस ब्रिटेन में इस कच्चे माल से ना वो मतलब प्रोडक्ट तैयार करते, और वही प्रोडक्ट भारत है ना वो किस में बेचा करते थे? महंगे में बेचा करते थे। ठीक है, अंग्रेज भारत से कौन सा मटेरियल सस्ते में ले जाते थे? कच्चा मटेरियल। और ब्रिटेन ले जाते और वहां से उस चीज का क्या करते? प्रोडक्शन करते। और वही प्रोडक्शन जब भारत आता ना तो वो किस में आता? बहुत
महंगे दाम पर आता। सपोज करो, ठीक है, अंग्रेज भारत से क्या ले गए बेटा? कपास ले गए, कच्चा माल है, कपास है, और बदले में वहां भारत में ब्रिटेन जाकर उस कच्चे माल से क्या तैयार किया? कपड़ा। और वो कपड़ा भारत आया तो क्या आया? महंगा आया। क्या आया? भारत आया, क्या आया? महंगा आया। ठीक है, अब भारतीय है ना, ठीक है, वो कितना भी अच्छा कपड़ा बना ले, क्योंकि भारतीय किससे कपड़ा बना रहे थे? हाथों से बना रहे थे, और ब्रिटेन वाले कपड़ा बना रहे थे मशीनों से। अब बेटा हाथ से और मशीन से बनाए गए कपड़े में दिन रात का अंतर होगा। मशीन में जो कपड़ा बनेगा ना, उसमें सफाई क्या होगी? ज्यादा होगी, और हाथ वाले में इतनी सफाई नहीं होगी। तो डिमांड किस कपड़े की ज्यादा होगी? जो मशीन से बनेगा ना। ठीक है, तो अब है ना, इससे क्या हुआ? भारतीयों का जो उद्योग थे ना, कच्चा माल उद्योग है, वो क्या होने लगे? बंद हो गए। भारतीयों के जो सूती वस्त्र उद्योग थे ना, वो क्या होने लगे? इसीलिए महात्मा गांधी ने ना खादी पर जोर दिया था, चरखे पर क्या दिया था? जोर। और विदेशी वस्तुओं का क्या किया था? बहिष्कार किया। हमें विदेशी वस्तुओं को नहीं खरीदना है। गांधी जी को भी पता है कि विदेशी वस्तुओं का ना भारतीय प्रोडक्ट सामना नहीं कर पाएगा, इसीलिए स्वदेशी को अपनाया और विदेशी का हमने बहिष्कार किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन इसी का पार्ट था। ठीक है, तो अब अंग्रेज है ना, मतलब भारत से, अब भारतीय है ना, वो कहते हैं कि हम प्रोडक्ट बनाएंगे और हम क्या भेजेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन। तो अंग्रेजों ने क्या किया? भारतीयों के जो माल भेजने पर था ना, जो भारतीय निर्यात करते थे उस पर ना एक्सपोर्ट शुल्क बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो जितने का भारतीय भेजते ना, तो उसको उतनी ही कीमतें नहीं मिल पाती जितनी इंडिया में मिलती थी। तो वो भेजना भी उनका क्या, और खुद भेजते, खुद पर तो कोई एक्सपोर्ट शुल्क था नहीं। तो भारतीय कच्चे उद्योग क्या हो गए? इससे खत्म हो गए या समाप्त हो गए। ये भी क्या था? इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चों, एक है ना आर्थिक में ही क्या है, जो किसान है ना, किसानों पर अंग्रेजों ने ना क्या लगा दिया था? बहुत ज्यादा लगान लगा दिया था। किसानों पर अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा क्या लगा दिया था? लगान लगा दिया था। और किसान है ना, इस लगान के डर से किसानों ने ना खेती करना तक क्या कर दिया था? बंद कर दिया, क्योंकि है ना वो लगान दे नहीं पाते, फसल उतनी ज्यादा होती नहीं थी। तो भारतीयों ने खेती करना भी क्या कर दिया था बेटा? बंद कर दिया। अब देखो सिंपल सी बात है, एक तो सती प्रथा को बंद किया, विधवा पुनर्विवाह को बंद किया, तो सारा का सारा भारतीय समाज अंग्रेजों के खिलाफ हो गया ना। ठीक है, और सैनिकों को उच्च पदों पर भर्ती नहीं होती, सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। कच्चा माल अगर है वो मतलब है भारत से सस्ते में ले जा रहे हैं, तो व्यापारी अंग्रेजों से नाराज हो गए ना। किसानों से लगान ज्यादा लिया जाता था, किसान भी अंग्रेजों से क्या हो गए? नाराज। सैनिकों को उच्च पद पर भर्ती नहीं किया जाता था, सैनिक भी क्या हो गए? नाराज। यानी भारत का कोई भी व्यक्ति है ना, वो अंग्रेजों से क्या नहीं था? संतुष्ट नहीं था। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चों राजनीतिक कारण। ठीक है, कौन से कारण? राजनीतिक कारण, क्योंकि अभी तक है ना अंग्रेजों से राजा नाराज नहीं हुए। अब राजा नाराज अंग्रेजों ने कर दिए, राजाओं की क्या बंद कर दी? पेंशन बंद कर दी। अंग्रेजों ने ना जो मुगल बादशाह है ना बेटा, उनकी क्या बंद कर दी? बंद। मुगल बादशाह की क्या कर दी? पेंशन बंद कर दी। ठीक है, ये सभी कारण किसके पीछे थे? 1857 की क्रांति के पीछे। आप एक ही पढ़ते हो गुरुजी, चर्बी वाले कारतूस। अब एक कारण है क्या? कितने कारण थे 1857 की क्रांति के पीछे? जब आप है ना कोई मेंस देने बैठोगे ना, तब आपको थियरी, जो बच्चा है ना ग्रेजुएशन करके आया ना, उसको पता है कि 1857 की क्रांति में उसको थियरी लिखनी होती है। अब यहां तो आप वन लाइनर में जवाब दे दोगे, लेकिन थियरी लिखना बहुत मुश्किल होता है। उसमें सारे कारण आपको बताने पड़ते हैं। ये सामाजिक कारण थे, ये आर्थिक कारण थे, ये राजनीतिक कारण थे, ये सैनिक कारण थे। ठीक है, तो तब जाकर आपको क्या मिलते हैं? कंसेप्ट क्लियर होता है और मार्क्स से मिलते हैं। ठीक है, यहां तक समझाया? वेरी गुड। ठीक है, अब बात चलती है 1857 की क्रांति का। अब जाकर आएगा तात्कालिक कारण। ठीक है, जिसे आप बोलते हो चर्बी वाले कारतूस। कौन से कारतूस है? चर्बी वाले कारतूस।
कहते हैं बेटा बात थी दिसंबर 1856 की। कब की बात थी? दिसंबर 1856 की। एक है ना, एक अंग्रेजों ने ना इनफील्ड राइफल किस में शामिल की थी? सेना में शामिल की थी। कब की बात है? दिसंबर 1856 की बात है। अंग्रेजों ने ना एक इनफील्ड राइफल किस में शामिल की थी बेटा? सेना में शामिल की थी। क्या की थी? सेना में एक इनफील्ड राइफल शामिल की थी। और इस राइफल की ना लिख दो सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इसको में ना जब कारतूस हम डालते थे ना तो उस कारतूस को डालने से पहले मुंह से क्या करना पड़ता था? छीलना पड़ता था। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या शामिल किया बेटा? एक इनफील्ड राइफल शामिल की के सेना में। ये पूछेगा कब की थी बेटा? दिसंबर 1856 में शामिल की थी। ठीक है, और उस राइफल की खास बात क्या थी कि उसमें जब भी हम कारतूस डालेंगे ना उसको मुंह से क्या करना पड़ेगा? छीलना पड़ेगा। और उस कारतूस पर ना सेना में ये बात फैल गई कि उस कारतूस पर क्या लगी हुई है? चर्बी लगी हुई है। एक और उस कारतूस के गाय की चर्बी है और एक और उस कारतूस पर सूअर की क्या है? चर्बी है। एक और उस कारतूस पर किसकी चर्बी लगी है? गाय की चर्बी लगी है। और एक और उस कारतूस पर किसकी चर्बी लगी है बेटा? बता दो। सूअर की चर्बी लगी है। एक और गाय की चर्बी है और दूसरी और किसकी चर्बी है? सूअर की चर्बी है। ठीक है, अब गाय है ना, ये हिंदू है ना, गाय को आज भी क्या मानते हैं बेटा? अपनी मां मानते हैं। तो मां मानते हैं तो गाय को हम क्या मानेंगे? पवित्र मानेंगे ना। ठीक है, और मुसलमान है ना वो सूअर को अपवित्र मानते हैं। कई कहेंगे सर पवित्र मानते हैं, पवित्र नहीं मानते। मुसलमान सूअर को क्या मानते हैं? अपवित्र मानते हैं। ठीक है, जैसे है ना हमारे हिंदुओं में क्या होता है? असगुन मानते हैं ना, अपसगुन मानते हैं कि कोई लड़के का रिश्ता देखने जा रहा है और रास्ते में खाली गड़ा लिए कोई औरत मिल जाए तो उसको क्या माना जाता है? अपसगुन माना जाता है। ठीक है, अब रिश्ता तो वैसे ही हरियाणा में नहीं होना था, ऊपर से अपसगुन हो गया, फिर तो वो कहेंगे आज तो पक्का ही नहीं होगा। ठीक है, वो घर लौट जाते हैं। अगर वो जाते ना तो क्या पता रिश्ता हो जाता। वो घर लौटे इतने में कोई नाई और रिश्ता लेकर आ गया, उसका काम हो गया। ठीक है, तो ये चीजें होती है। सगुन अपसगुन के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, एक कहते हैं गुरुजी बिल्ली रास्ता काट गई। मैंने उसको कहा भैया बिल्ली तेरा रास्ता काट गई, अदरवाइज तुम भी तो बिल्ली का रास्ता काटता, वो कहां जाकर मरती बेचारी। ठीक है, तुम भी तो रास्ता काट रहा है बिल्ली का, ये उसने रास्ता काटा अदरवाइज तू उसका काट देता। इसमें कुछ नहीं पड़ा है। परमात्मा का नाम लो और वहां से निकल जाओ। आधे से ज्यादा भारतीय है ना रेड लाइट पर गाड़ी नहीं रोकेंगे, बिल्ली रास्ता काटेगी तो पक्का रोकेंगे। ठीक है, ये सच्चाई होती है। रेड लाइट पर देखेंगे इधर भी पुलिस वाला नहीं है, इधर भी नहीं है, बोला चलने दो, रेड लाइट को कोई नहीं देखता। ये होता है हमारे भारत में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? गाय को हम क्या मानते हैं? पवित्र, और मुसलमान सुअर को अपवित्र। ठीक है, अब उसमें ना सेना में या तो हिंदू शामिल थे या मुसलमान शामिल थे। अब हिंदू ने कहा कि हम अपनी मां की चर्बी को मुंह से नहीं छील सकते, अगर ये कारतूस बनेंगे तो गाय को मारा जाएगा, इसलिए ना हिंदुओं ने कारतूस चलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और मुसलमान कहते हैं हम तो सुअर को देख भी नहीं सकते और ये हमें उसकी चर्बी दे रहे हैं। तो मुसलमानों ने भी क्या है कि मतलब दबाव में थे। ठीक है, वो बेचारे चला रहे थे लेकिन वो क्या थे? नाराज थे। अब क्या हो गया? इस बात के ना दिसंबर 1856 में शामिल हुई और जनवरी 1857 में ना पूरी सेना में ये बात फैल गई कि उस पर ना कारतूस के चारों ओर क्या लगी हुई है? चर्बी लगी हुई है। एक और किसकी चर्बी है? गाय की, और एक और सुअर। अब यहां से बेटा दो क्वेश्चन बनेंगे। सेना में बात कब फैली? जनवरी 1857। और वो कारतूस शामिल कब किए गए थे? दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। कारतूस शामिल किए गए दिसंबर 1856 में, और वो बात सेना में कब फैली थी? जनवरी 1857 में वो फैल गई। ठीक है, अब क्या होता है? बात थी 8 मार्च। ठीक है, कब की बात थी? 8 मार्च 1857। कब की बात थी बेटा? 8 मार्च 1857।
एक सिपाही होता था जिसका नाम था मंगल पांडे। ठीक है, ये है ना एक बैरकपुर छावनी थी, बैरकपुर। आज ये छावनी है ना कहां पर है आपकी, पश्चिम बंगाल में। एक बटालियन थी 34वीं बटालियन। कौन सी बटालियन थी बेटा, 34वीं बटालियन थी। और कौन सी छावनी थी, 34 बटालियन, कौन, बैरकपुर छावनी। ठीक है, और बैरकपुर छावनी कहां पर है, पश्चिम बंगाल। कई यूपी करते हैं लेकिन यूपी में नहीं है, ये कहां पर है, बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल। तो मंगल पांडे ने क्या किया, कहा अंग्रेजों को मैं इस राइफल को चलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इस राइफल को चलाने ने मंगल पांडे ने क्या कर दिया, क्यों कर दिया बेटा, क्योंकि इसके दोनों ओर क्या लगी हुई थी, चर्बी लगी हुई थी। मंगल पांडे हिंदू था, कहा कि मैं इस राइफल को नहीं चलाऊंगा। अंग्रेजों ने इस पर दबाव बनाया। अंग्रेजों ने सोचा अगर मंगल पांडे इसको नहीं चलाएगा ना तो ये है ना सभी सैनिक इसको नहीं चलाएंगे। मंगल पांडे पर दबाव बनाया। मंगल पांडे ने ना उस राइफल में क्या डाला बेटा, कारतूस डाला। और जिसने उसको चलाने को बोला कैप्टन बाग था, कैप्टन बाग। कैप्टन बाग को क्या मार दी, गोली मार दी। क्या कर दी, बोला और चलवा ले राइफल मेरे से। ठीक है, कैप्टन बाग को क्या कर दी, गोली मार दी। इनके एक साथी और आया दौड़कर, उसको भी क्या मार दी, गोली मार दी। बोला और दोस्ती निभा ले तुम भी। ठीक है, तो मंगल पांडे ने क्या किया, एक तो कैप्टन बाग को गोली मार दी और एक इसके साथी को क्या कर दी, गोली मार दी। ठीक है, और फिर है ना इस गोली मारते ही ना कहते हैं बेटा अप्रैल 1857 में ना किसको फांसी दे दी जाती है, मंगल पांडे को क्या दे दी गई, फांसी। ये पेपर में आता है 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन होता था, मंगल पांडे होता था। 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन होता था, मंगल पांडे होता था। ये आ गया। और पेपर में पूछा गया ये किस छावनी का सिपाही होता था, तब आप कहोगे ये बैरकपुर छावनी का क्या होता था, सिपाही होता था। कब गोली मार दी जाती है इसको, मतलब फांसी कब दे दी जाती है, 1857। ठीक है, लिख लो, इन्हें फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को ना 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, लिख लो 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। ये 29 मार्च को, ये 29 मार्च कर लेना, 8 अप्रैल है वो, फांसी दी गई थी 8 अप्रैल को फांसी देगी। और मंगल पांडे ने गोली कब मारी थी, 29 मार्च को। ठीक है, 8 अप्रैल को क्या दी गई थी, इसको फांसी दी गई थी। वो 8 मार्च की जगह ना वो 8 अप्रैल होगा। 8 अप्रैल को फांसी दी गई थी और इसने गोली कब मारी थी कैप्टन बाग को, 29 मार्च को मारी थी। ठीक है, इसने कैप्टन बाग को गोली कब मारी थी, 29 मार्च को। और इसको फांसी कब दी गई, करेक्शन करना बेटा। ठीक है, इसने गोली कब मारी, 29 मार्च को, और इसको फांसी कब दी गई, 8 अप्रैल 1857। तो 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन होगा, मंगल पांडे होगा। कौन होगा, मंगल पांडे होगा। ठीक है, अब है ना धीरे धीरे ना ये बात है ना बाहर चली गई। और बाहर है ना भारतीय राजा है ना वो धीरे धीरे है ना अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की सोच रहे थे। लिख लो, क्रांति की निर्धारित तिथि थी 31 मई 1857। क्रांति की लिख लो निर्धारित तिथि कौन सी थी, क्रांति की निर्धारित तिथि कौन सी थी, 31 मई 1857। लिख लो, क्रांति की निर्धारित तिथि क्या थी, बता दो, 31 मई 1857। ये क्रांति की क्या थी, निर्धारित तिथि थी कि इस तारीख को है ना हम क्रांति की क्या करेंगे, शुरुआत। अभी सभी राजा है ना, एक राजा दूसरे राजा के पास है ना क्या भिजवा रहा था, संदेश भिजवा रहा था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ है ना 31 मई 1857 को क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। और वो इसमें ना एक गुप्त सूचना का उन्होंने मतलब एक तरीका अपनाया। एक तो वो कमल का फूल, क्रांति का प्रतीक चिन्ह होता था कमल का फूल और रोटी। रोटी को हम बोल देते हैं चपाती। ठीक है, क्या बोल देते हैं, चपाती। तो कमल का फूल और चपाती इस क्रांति का क्या होता था, प्रतीक चिन्ह होता था।
कमल का फूल और क्रांति इसका क्या होता था, प्रतीक चिन्ह होता था। अब एक सपोज करो एक राजा था बहादुर शाह जफर, उसने बेगम हजरत महल के पास एक सैनिक भेजा है, ठीक है, और उस सैनिक को वो क्या देकर भेजता, कमल का फूल और चपाती। अगर वो उसको स्वीकार कर लेती तो ये माना जाता कि बेगम हजरत महल है ना 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ है लड़ेगी। तो ये क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या होता, कमल का फूल और चपाती। क्रांति की निर्धारित तिथि क्या थी, 31 मई 1857। तो धीरे धीरे भारतीय राजाओं ने ना असला बारूद है ना वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि हम है ना 31 मई को ना सारे भारत है ना अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे, बगावत करेंगे। ठीक है, अब गलती क्या हो गई, क्रांति शुरू हो गई 10 मई 1857। क्रांति कब किस दिन शुरू हुई बेटा, 10 मई 1857। और एसएससी बोलती है ये क्रांति शुरू हुई थी यूपी मेरठ। लेकिन उससे पहले है ना ये क्रांति हरियाणा में कहां शुरू हो चुकी थी, अंबाला कैंट में। ये लिख लो, दोनों लिख लो, हरियाणा में क्रांति की शुरुआत हुई थी अंबाला कैंट से, और भारत में क्रांति की शुरुआत हुई थी यूपी मेरठ से। हरियाणा में क्रांति की शुरुआत हुई थी, कहां से हुई थी बेटा, अंबाला कैंट से। और भारत में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, यूपी मेरठ से हुई थी। कहां से हुई थी, भारत में यूपी मेरठ से। हरियाणा में कहां से हुई थी, किस क्रांति की शुरुआत, 1870। होनी किस दिन थी और हो कब गई, 10 मई 1857। ठीक है, और इस क्रांति को ना अंग्रेजों ने क्या माना था, सैनिक विद्रोह माना था। इस क्रांति को लिख लो, अंग्रेजों ने क्या माना था, एक सैनिक विद्रोह माना। अगर पूछे किस भारतीय ने इसको सैनिक विद्रोह माना, सर सैयद अहमद, बताया था ना अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान ने ना, सर सैयद अहमद खान ने भी इस क्रांति को क्या माना था, एक सैनिक विद्रोह माना था। सर सैयद अहमद खान ने भी ना इस क्रांति को क्या माना था, एक सैनिक विद्रोह। लेकिन ना एक व्यक्ति है वीर सावरकर, क्या नाम है बेटा, वीर सावरकर। इसने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसकी पुस्तक आई थी बेटा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसकी पुस्तक होती थी, वीर सावरकर की। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक होती थी, वीर सावरकर की। लिख लो, वीर सावरकर ने इस क्रांति को क्या माना था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन अंग्रेजों ने इसको कहा था ये कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये सैनिक विद्रोह था। सैनिक हमसे नाराज थे और उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। लेकिन वीर सावरकर ने कहा यह सैनिक विद्रोह नहीं था, ये तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, याद हो जाएगा ना। पुस्तक कौन सी थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। पुस्तक का नाम पूछे तो कौन सी थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक होती थी, वीर सावरकर की पुस्तक होती थी। ठीक है, अंग्रेजों ने इसे क्या माना, सैनिक विद्रोह। अब है ना क्रांति की शुरुआत कब हुई, 10 मई 1857। एक व्यक्ति है ताराचंद, ताराचंद नामक व्यक्ति ने इस क्रांति को ना लिखा था। ठीक है, किस व्यक्ति ने इस क्रांति को लिखा था, ताराचंद नामक व्यक्ति ने इस क्रांति को लिखने का काम किया था। ताराचंद नामक व्यक्ति ने इस क्रांति को क्या करने का नाम दिया था, लिखने का काम किया था। लिख लो, ताराचंद नामक व्यक्ति ने इस क्रांति को लिखने का क्या किया था, काम किया। किसने लिखा था बेटा इस क्रांति को, ताराचंद नामक व्यक्ति ने इस क्रांति को लिखने का काम किया। क्रांति की शुरुआत कब हुई, 10 मई 1857। कहते हैं वो है ना
11 मई 1857 को ना यूपी मेरठ वाले पहुंच गए दिल्ली सुबह सुबह, और 11 मई को ना उन्होंने पूरे भारत का ना राजा किसे घोषित कर दिया? बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया। 11 मई 1857 को, ठीक है, क्रांतिकारियों ने संपूर्ण भारत का नेतृत्व किसको सौंप दिया? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर की एज थी इस टाइम 80 साल। कितने साल थी? 80 साल थी। एक 80 साल के बुजुर्ग को जाकर वो कहते हैं कि आप संपूर्ण भारत के क्या हो? राजा हो। ठीक है, अब 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति आराम से तो उठेगा बेचारा, 8-9 बजे तो उठेगा, ठीक है, और ये 4 बजे उसको उठा देते हैं बेचारे को। पहले तो दमे वगैरह की दवाई लेगा वो, ठीक है, वो क्रांति में क्या जोश भरेगा। ठीक है, अगर क्रांति की कमान है ना रानी लक्ष्मीबाई को सौंपी होती, तात्या टोपे को सौंपी होती, तो भारत है ना 1857 में ही आजाद हो जाता। ठीक है, लीडर का होना क्रांति में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लीडर ही तो होता है जो सेना में क्या भरेगा? जोश भरेगा। ठीक है, और क्रांति का राजा पहली गलती कर दी, बहादुर शाह जफर को क्या बना दिया? राजा बना दिया। वो बनना ही नहीं चाहता था बेचारा, धक्के से कह दिया, बोला तू पूरे भारत का क्या है? बादशाह है। ठीक है, अब फीलिंग तो बादशाह वाली आएगी बेचारे में। पेंशन बंद थी, बोला राजा बन गया तो क्या पता पेंशन भी शुरू हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? क्रांति शुरुआत कब हुई? 10 मई को, और 11 मई को बहादुर शाह जफर राजा बन गया। लेकिन अगर पूछे ना दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? वक्त खां ने किया था। 1857 की क्रांति में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? वक्त खां ने किया था। यह क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? वक्त खां कर रहा था। लिख लो, 1857 की क्रांति में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? वक्त खां कर रहा था। 1857 की क्रांति में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था बेटा? वक्त खां कर रहा था। दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? वक्त खां दिल्ली में सैनिकों का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे दिल्ली में? वक्त खां। और पूरे भारत का राजा कौन था? बहादुर शाह जफर था। और कहते हैं क्रांतिकारियों ने मई 1857 में ना अंग्रेजों से क्या आजाद करवा लिया? दिल्ली। अंग्रेजों से क्या आजाद करवा लिया? दिल्ली है ना, मई 1857 में अंग्रेजों से क्या करवा लिया? आजाद। और कहते हैं सितंबर 1857 में ना अंग्रेजों ने दोबारा किस पर कब्जा कर लिया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लिख लो, मई 1857 में क्रांतिकारियों ने दिल्ली को अंग्रेजों से आजाद करवा लिया। मई 1857 में क्रांतिकारियों ने दिल्ली को क्या कर लिया? आजाद करवा लिया। और सितंबर 1857 आते आते ना दिल्ली पर दोबारा किसका कब्जा हो गया बेटा? अंग्रेजों का दिल्ली पर दोबारा क्या हो गया? कब्जा। आजाद कब हुआ? मई 1857। और दोबारा कब्जा कब हो गया? सितंबर 1857 आते आते ना अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये सबसे पहले मई 1857 में क्या हो गया था? दिल्ली आजाद हो गया था। ठीक है, और इस क्रांति में ना, ठीक है, अब अंग्रेज यहां पर एक पॉलिसी खेल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज गए पंजाब। कहां गए बेटा? पंजाब गए, क्योंकि पंजाब वाले है ना मतलब क्रांति में भारतीयों का साथ दे रहे थे। पंजाब जाते ही बोला कि आप है ना किन मुगलों का साथ दे रहे हो? इन्होंने आपके 2 गुरुओं को मरवाया था, क्योंकि गुरु अर्जुन देव को जी 5वें गुरु थे, उनको जहांगीर ने मरवाया। और गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के 9वें गुरु थे, उन्हें औरंगजेब ने मरवाया। बोला आप इन मुगलों का साथ दे रहे हो, ये आपके गुरुओं के क्या है? दुश्मन है। तो पूरा का पूरा पंजाब है ना वो क्रांति से क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने यहां भी कौन सी पॉलिसी खेली थी? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली थी। ठीक है, अगर भारतीय समझदार होते, बोला ये तो हमारे निजी मामले हैं, हम बाद में निपट लेंगे, तुम कौन होते हो समझौता करवाने वाले? ठीक है, तो है ना अंग्रेजों पर सभी भारतीय एकजुट हो जाते। देखो 1857 में क्रांति में हार का प्रमुख कारण था कि कोई भी भारतीय एक उद्देश्य के लिए नहीं लड़ रहा था।
अब सैनिक लड़ रहे थे कि उनकी उच्च पदों पर भर्ती हो जाए, उन्हें 7 समुंदर पार भेजा जाए, तो उनको अलग से वेतन मिलना चाहिए, सैनिकों को उच्च स्थान मिलना चाहिए। किसान इसलिए लड़ रहा था कि उनके लगान को समाप्त कर दिया जाए, राजा इसलिए लड़ रहा था कि उनकी पेंशन को बढ़ा दिया जाए, और व्यापारी इसलिए लड़ रहे थे कि जो उनका कच्चा माल उद्योग है वो उसको दोबारा से उनके हाथों में सौंप दिया जाए। कोई भी एक उद्देश्य, कोई भी है ना भारत को आजाद करवाने के लिए नहीं लड़ रहा। जब तक है ना आपका एक उद्देश्य नहीं होगा ना, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। यहां आते हो आपका एक उद्देश्य तो है कि हमें सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, ठीक है। एक उद्देश्य लेकर जो बच्चा आएगा ना, वो यहां से सरकारी नौकरी लेकर जरूर जाएगा, पर उद्देश्य एक होना चाहिए, ठीक है। कई दाएं बाएं उद्देश्य में भटक जाते हैं, ठीक है, तो वो भटकाव आ गया ना बेटा, वो देख लेना, फिर आप अपने रियल उद्देश्य से भटक जाओगे, फिर आपका जो सेकेंडरी उद्देश्य है वो प्राइमरी बन जाएगा। जीवन में ना जिस उद्देश्य को लेकर आप आए हो ना, उसके अलावा ना आपको कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। अर्जुन की आंख, अर्जुन को ना मछली की क्या दिखाई दे रही थी? आंख दिखाई दे रही थी। वो सरकारी नौकरी है, मछली की आंख है, वो अर्जुन की भांति अगर आपको दिखाई दे रही है ना, तो आप सही जा रहे हो। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा था किसको क्या, कोई बोला मेरे को मछली की पूंछ दिखाई दे रही थी, कोई बोला मेरे को मछली के ना ऊपर वाला जो मतलब जो पार्ट दिखाई दे रहा। अर्जुन ने क्या बोला, मेरे को क्या दिखाई दे रही थी? आंख दिखाई दे रही थी, ठीक है। कई अर्जुन जैसे भी होते हैं, ठीक है, जैसे घर में कार्ड आते ही ना प्रतिभोज देखते हैं, प्रतिभोज कब है, ठीक है, और उनसे मतलब नहीं है कि लड़के की शादी है या लड़की की शादी है, टाइम कब है, सीधा प्रतिभोज पर निशाना रहेगा। वो अर्जुन जैसे होते हैं, ठीक है, होता है कि नहीं होता? ये भी होते हैं, मतलब उनकी आंखें है ना अर्जुन जैसी होती है, ठीक है। सीधा कार्ड में क्या देखेंगे, प्रतिभोज कब है, ठीक है। और उनको कोई तो नाइट वो म्यूजिक से मतलब नहीं है, राती जोगा से, लेडीज संगीत से कोई मतलब नहीं है उनको, केवल प्रतिभोज देखेंगे कब है, ठीक है। तो आज वाला समझ आ गया क्या टॉपिक? यहां से आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू।